Hey guys, welcome back to my channel, and from today onwards we are going to learn responsive web design, and this is the first lecture of my responsive design and we are going to discuss Flexbox in CSS। यानी कि आज से हम Flexbox सीखेंगे और responsive design क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। So without any further ado, let's begin। Now guys, before starting this lecture, I would like to show what I have done using Flexbox। यानी कि मैंने क्या किया है Flexbox को यूज़ करके। मैंने यहाँ पे सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके मैंने एक सिंपल सी वेबसाइट क्रिएट करी है यूजिंग Flexbox, और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। तो अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम पे रहेगा, व्हाट वी कुक पे जाऊँ तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो तीन आपको दिख रहे हैं डिफरेंट सेक्शन, ये Flexbox से ही बने हुए हैं। अगर मैं अबाउट अस पे जाता हूँ तो ये भी जो आप इमेज देख रहे हैं ये भी Flexbox से ही बनी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है और इसके बाद यहाँ पे आपका मैप है। सो यू कैन ऑल्सो डू दिस विद Flexbox। नाउ एक के ऊपर नीचे दूसरा आ रहा है, एक कॉलम के नीचे दूसरा कॉलम आ रहा है, सो दैट यू कैन ऑल्सो डू एंड इट इज़ कम्प्लीट रिस्पॉन्सिव। अगर मैं इसको छोटा करूँ, फॉर एग्जाम्पल बिग स्क्रीन पे कुछ ये ऐसा दिखेगा। अब अगर मैं इसको आईपैड पे लेके जाऊँगा, जब मैं इसको आईपैड पे देखूँगा, अगर इसको मैं छोटा करूँ, सो इन दी आईपैड इट विल शो समथिंग लाइक दिस, राइट। और अगर मैं इसको और छोटा करूं और इसको मोबाइल वर्जन पे देखूं तो ये मोबाइल वर्जन पे कुछ ऐसी लिखेगी। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू कोड इट ओवर हियर, ओके। So guys, before starting this lecture, I would like to discuss something. Now there are some prerequisites which you need to follow before starting my lecture। यानी कि आपको कुछ प्रीरिक्विजिट्स को फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ लिमिटेशंस है उनको फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आप मेरी लेक्चर्स को समझ पाएंगे। अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर। सो व्हाट आर दोज प्रीरिक्विजिट्स, लेट्स सी। सो द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट इज़ यू नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML5। यानी कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए HTML5 में। यानी कि भाई डिव टैग क्या होता है, सेक्शन टैग क्या होते हैं, हेडर टैग क्या होते हैं, फुटर टैग क्या होते हैं। सो यू नीड टू हैव दोज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML5। सो इफ़ यू आर एब्सोल्यूट बिजनर, यानी कि आपको कुछ नहीं पता है अभी वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, तो आप प्लीज़ सबसे पहले आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग HTML5 की जाने। और मैं इसके कुछ रिसोर्सेज दे दूंगा आपको। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। नाउ द सेकंड प्री रिक्विजिट इज़ यू नीड टू हैव दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ CSS3। यानी कि आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए CSS3 की। यानी सेलेक्टर्स क्या होते हैं, कलर्स प्रॉपर्टी क्या है, फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर बॉक्स क्या होते हैं। So those are the basics, fundamentals which you need to understand before starting my lecture series, because Flexbox is really a new and advanced topic and it's really amazing. You don't need to use any kind of frameworks like Bootstrap. You can directly code it using CSS3 only। You can create the whole website। आप पूरी एप्लीकेशन बना सकते हैं। दैट इज़ द फ्रंट एंड इंटरफेस आप बना सकते हैं पूरा just using HTML5, CSS3 and JavaScript, right? So you don't need to know like Bootstrap framework sort of. So these things Flexbox have omitted। यानी Flexbox आने के बाद ये सारी चीज़ें omit हो चुकी हैं। So that is why सबसे पहले आप basic understanding लीजिए HTML5 की। Now there are some resources which I can tell you। So first of all, you can go and there is a channel called Traversy Media. You can follow it and he has one of the beautiful crash course, that is HTML crash course, and it is only of 1 hour, so you can follow this if you are absolute beginner. And for CSS3 also it hardly takes 1 hour, so within 2 or 3 days you can finish these HTML5 crash course and CSS crash course. So and you can also use W3 website. It is really famous website to for the web development, so you can follow also that, or you can go and type HTML cheat sheet or CSS3 cheat sheet, so you can get the cheat sheets। यानी cheats हैं कुछ छोटी जिनको थ्रू आप पूरे HTML को कवर कर सकते हैं। नाउ यू डोंट नीड टू नो ईच एंड एवरी टैग। यानी कि आपको हर एक टैग के बारे में नॉलेज नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए का मतलब है कि आपको इतने सारे टैग्स हैं भाई, आप सारे टैग्स के दिमाग में नहीं रख सकते हैं। बट देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टैग्स लाइक डिव टैग, टेबल टैग, ओके। सो दैट यू नीड टू नो। आपको उनके बारे में जाननी चाहिए। और मतलब
20% आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई क्या होते हैं टैग्स. एटलीस्ट यू हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो दैट इज़ वाई प्लीज़ फिनिश इट. नाउ those who fulfill these prerequisites, यानी HTML5 और CSS3 उनको आता है. So let's get started. So guys, we are back in our favorite VS Code editor. यानी कि in this tutorial I am going to use my favorite VS Code editor. मैं यहाँ पे अपना VS Code editor use करने वाला हूँ. And if you like some other code editors like Sublime Text or Atom, so you can use that. There is no problem. But I really love this VS Code editor. It's a Microsoft product. Okay, so if you want to download, you can go and type VS Code and in the Google, and you can download it easily from the Microsoft website. Okay. And I like it because there are certain extensions, certain things which you can do it easily here, like sort of extensions you can install. So here before starting, just install this extension, that is Live Server. Install this extension because it's really helpful. You just have to press the install button and it will automatically get installed if your internet connection is good, right? So installed it. I've already installed, so I will not again install it. Okay, so I hope till now you understand what I'm going to do. So here I will code, and here you will see the changes. Okay, here in the Mozilla Firefox web browser you will see the changes, right? So here I'm going to create certain files. So my first file will be index.html, right? And the second file which I am going to create is CSS, that is style.css. Let me make it more closer so that you can easily see whatever I am coding. Okay, so here this is my index.html file and this is style.css file. Now in index.html5 you just don't have to do anything. You just have to select this exclamation mark and press enter, and the boilerplate code will automatically come into your VS Code editor file. Okay, so this is the index.html file. So I hope if you don't know these doc type and HTML, so please go back and watch those absolute beginner crash course from Traversy Media. Those are really good course if you don't know. Okay, so from here I'm going to code it HTML files. I'm going to write HTML tags here, and whatever the CSS I'm going to apply, I will apply it over here, and here we will see the changes. Now, so in order to start, after installing this live server, in order to start this server, you just have to right click on any of the place, and here you will see the option open with live server. And as soon as you will click over here, it will automatically get opened in your default browser. So here my default browser will be Microsoft Edge. Okay, so I'm going to use Microsoft Edge over here. So let me select Microsoft Edge, and I hope it will automatically get opened over here. So let's see. Now after starting the live server, if you want to open it inside another web browser instead of opening in some default browser, so you can type this URL over here. I have opened it in the Mozilla Firefox over here. So you can type 127.0.0.1:5500/index.html. so it will automatically open here as well. So I hope till now you understand what it will be there. Okay, so now I'm going to type some code over here. Okay, so here first of all I'm going to create one container. Now there is some facilities which VS Code editor gives. So you just don't have to do anything. You just have to type div.container and press enter. So you can easily see that it has automatically added the tags and everything. You don't have to use small and greater than signs, and you don't have to define classes and all. So you can just directly do. You don't have to write each and everything. You just have to type div.container, and it will automatically understand that container will be a class type. Okay, and press enter and it will automatically come. So I hope till now you understand what I am doing over here. Let me make it more smaller. Okay, so I hope till now you understand what I have done over here. I have created one container div tag, and inside this container div tag I'm going to create 3 different tags. So for that I will type item, or you can say that box1 box.box1.
okay, and we want 3 different boxes, right? So what we can do, we can type this, and we can type dollar over here, we can type dollar over here, and here we can do 3 and press enter. It will automatically take. So what I did, you just have to type div dot box. Now here I want something like this. Let me show you again. Here I want something like box 1 should be there, box 3 different tag will be there, box 1, they will have 2 classes, that is box 1, box 2, box 3. So what you can do over here, you can type div dot box dot box. Now here dollar will show box 1, 2, 3, 4. So different types of, you can say, different numbers you want, so that they can be unique as well. And then after that you have to use curly braces, and then how many tags you want. Suppose I want 4 tags, so I will type cross 4, or if I want 5 tags, so I will type cross 5. Now here I want 3 tags, so I will press enter, or if I want 4 tags, so I will use 4 and press enter, and it will automatically get filled. So here you can see that why it is really beautiful. So I hope till now you understand what I have done over here. Now inside body tag, I am going to do some basic settings. Okay, so the basic setting will be that my padding will be 0. These are some default settings which browser gives, so I am removing those. Now margin will be 0, and box sizing will be border box. Now I'm again saying that if you don't know these properties, please Google it out, please understand, because these are the fundamentals. If you don't know, then it will be no use, you will not understand anything whatever I'm explaining over here. Now box sizing property, what it does, what usually happen if you don't add this, then there are certain HTML padding and margin gets added automatically by the browser. So in order not to add those padding and margins, we are removing it using box sizing border box. That is whatever the width we are going to give. दैट इज़ फॉर एग्जांपल अगर मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं किया तो क्या होगा कि बेसिकली अगर आपने कोई डिव टैग लिया, उसको आपने सिर्फ उसकी विड्थ को दिया 400 पिक्सल, नाउ 400 पिक्सल आपने उसकी विड्थ को दिया, बट उसमें क्या होगा कि उसमें पैडिंग और कुछ मार्जिन अपने आप ऐड हो जाएंगी वेब ब्राउज़र के थ्रू, और उसको हो सकता है उसको 500 पिक्सल कर दे, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो इन ऑर्डर टू नॉट टू ऐड दोज एक्स्ट्रा पैडिंग थिंग्स, एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ वेब ब्राउज़र, वी आर यूजिंग हियर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स. यानी कि वॉट एवर वी आर गोइंग टू tell them that this div should be 400 pixel, so that will be 400 pixel only. It will not automatically add their default features. Okay, so I hope till now you understand what is box sizing. If you don't know, please Google it out in our CW3 schools website. Okay, now what I am going to do, I am going to give body some color. So color will be my black. So as soon as you will save and you will refresh, okay, so why it is not coming over here, because we haven't linked the style our CSS. So here you need to go and type link and press enter, and as soon as you will press enter, it will automatically get filled, and you just have to type your path where your CSS file is there. Now as soon as you will type the path, and here the body tag is there, style.css, so it should come now. Okay, so it is not coming because I have given color over here. I need to give background color. So as soon as you will save, so your whole web page will become black because I have given background color black. So I hope till now you understand what is happening over here till now, or maybe let it be normal, let it be white only because it is looking very bad. Okay, so I hope till now you understand what I did over here. Now I am going to give some styling to our container. So for using container, what I am going to do, I am going to type dot container, and I am going to use some width. I am going to give some width, height, sorry. So for height, what I am going to do, I will give 30 VH, and I will give background color gray brown. Okay, so as soon as you will save,
you will see that some background color has came over here, right? Now I am going to give some margin. No, let it make it more bigger, 50 or maybe 80. So I hope till now you understand. I have made the height to 80 VH. Now VH is the relative unit, and you need to google it out because it's really useful. We are not going to use pixel because they make the things what we say fixed, and we don't want that because we are going to work on responsive. So VH is basically a responsive unit, and if you don't know and if you want some separate lecture about VH VW, so I can make that, and if you want, please comment it down below in the comment section. I will definitely make, and if you don't want, then it's okay, nothing can be done. Okay, so here what I did, I have created container, I have given some certain height. Now I am going to create some box over here. So for that, what I am going to do, I am going to type here box, and I am going to give some height to 10 VH. Okay, and I am going to give some color, background color to each box, that is white. Okay, not white, let's give green color. So as soon as you will give some green color, now width I will also tell that it should be VW. Okay, so and I'm going to give some padding. So padding I'm going to give 1 rem. Okay, and I'm going to give some margin as well. So for margin I'm going to give 1 rem. So rem is also a relative unit. So what I did, I have created 4 different boxes. So for boxes, what I did, I have given some certain height and certain margin so that it wholly covers our whole code. Okay, now one thing is there that, okay, so till now you understand what I have done over here. Now guys, I want some space from here as well, and before doing that I would like to explain everything again. Now अभी तक हमने क्या किया है, we have created a container div, and inside that container we have defined 4 different div tags, that is of box, box 1, box 2, box 3, box 4. So these boxes are basically these divs, and this brown color is a container div, right? And then what we did, we have defined some basic templating property, basic resetting properties. हमने basic resetting properties कुछ define करी हैं, और उसके बाद मैंने क्या किया कि कंटेनर को मैंने 80 VH हाइट दी, उसका बैकग्राउंड कलर ब्राउन किया, और बॉक्स जितने ये 4 बॉक्स हैं इनकी मैंने हाइट 10 VH दिया है, 10 VH, और विथ को 10 VW दिया है, उसकी बैकग्राउंड कलर को मैंने ग्रीन किया है, और यू कैन डू वाइट एज वेल. सो यू कैन डू वाइट एज वेल, और यू कैन यूज़ ऑरेंज एज वेल, because these color are really horrible, but you have to bear it for understanding things. And I have given padding 1 rem and margin also I have given to 1 rem. Now I want some space over here, यानी कि मुझे यहाँ पे कुछ space चाहिए. So for that what I am going to do, I am going to give some padding. So अगर आप padding कुछ ऐसे देते हैं 1 rem 0 rem, तो इसका मतलब है कि 1 rem का मतलब है कि आप टॉप और बॉटम में padding जो हैं वो 1 rem की देंगे, और लेफ़्ट और राइट की जो पैडिंग होगी वो 0 रैम की होगी. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग 1 रैम और 0 रैम, एंड इसके बाद अगर सेव करते हैं, सो यू कैन सी दैट दिस कंटेनर क्लास हैज़ गॉट पैडिंग ऑफ 1 रैम, दैट इज़ 1 रैम इज़ बेसिकली नथिंग बट 16 पिक्सल. सो अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाऊँ अपने, और लेट मी मेक इट मोर क्लोजर फॉर नाउ, these are not responsive complete, so you will not see. और अगर मैं अपने रैम पे जाऊँ और इसकी मार्जिन को चेक, पैडिंग को चेक करूँ, ये मैंने रैम को सेलेक्ट किया यहाँ पे, ये कंटेनर को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, और इसकी पैडिंग को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैडिंग में 16 पिक्सल लिखा हुआ है, राइट? सो यू गॉट द 16 पिक्सल बिकॉज 16 पिक्सल इज़ नथिंग बट अ 1 रैम. एक रैम 16 पिक्सल के बराबर होता है. ना इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं अपने रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग. आप इसको 12 पिक्सल भी कर सकते हैं, एक रैम 12 पिक्सल, एक रैम 20 पिक्सल. सो दैट वी कैन ऑल्सो डू, बट दैट आई विल नॉट कवर इन दिस वीडियो सेक्शन बिकॉज इट विल बिकम मोर
big. So if you want that tutorial as well, please comment it down below in the comment section. आप comment section में comment करिए. अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो आप comment करिए. I will definitely reply you. Okay. Now I am going to define what flex property is. So for defining flex, what you need to do, you need to type display and type flex. So as soon as you will type, the flex property will automatically get added. flex property अपने आप automatically add हो जाएगी. और जो भी आप ये अभी तक ब्लॉक लेवल एलिमेंट में थे, ये क्या होगा, ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, यानी रो में आ जाएंगे. अब आप वेबसाइट्स कुछ देखते हैं कि भाई एक वेबसाइट में तीन डिफरेंट सेक्शंस होते हैं. सो दैट वी कैन डू ईजिली ओवर हियर. वी डोंट नीड फ्लोट. पहले हमें फ्लोट का यूज़ करना पड़ता था, और ये रिस्पॉन्सिव भी होंगे. तो अगर आप इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ये आपको रिस्पॉन्सिव भी मिलेंगे, राइट. So that you can also do, and you can create whole web application interface just using flexbox. Okay, now अगर आप इनकी डायरेक्शन, by default इसकी जो डायरेक्शन होती है वो रो होती है, राइट. सो फ्लेक्स डायरेक्शन एक और प्रॉपर्टी होती है, और इसमें क्या होता है कि अगर आप, एक तो रो होती है और एक होती है कॉलम. तो अगर आप कॉलम करेंगे तो जो आपकी डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो कॉलम की तरफ हो जाएगी, यानी कि कॉलम वाइज वर्टिकली हो जाएगी. और आप अगर इसको रो डिफाइन करते, बाय डिफ़ॉल्ट ये रो ही होता है. अगर आप डिफाइन नहीं करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रो ही लेता है. ओके, सो फॉर नाउ आई विल डिफाइन रो. ओके, नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. नाउ आई हैव ऑल्सो गिवन द क्लास ऑफ box 1, box 2, box 3, box 4. So let me define those first. box 1, box 2, and then box 3, and then box 4. So four selectors I have defined over here, right. Now there are certain properties which I am going to discuss with you. So first property is flex shrink. So flex shrink, what it will do, if you define flex shrink 0, सो जो फ्लेक्स रिंग को आप अगर ज़ीरो डिफाइन करेंगे तो जो इसकी जो साइज़ होगी वो उतनी ही रहेगी, फिक्स हो जाएगी, ये आगे पीछे नहीं होगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अभी रिमूव करूं और इसको सेव करूं, और अगर मैं इसको आगे पीछे करता हूं, लेट मी चूज़ दिस वन. अगर मैं इसको आगे पीछे छोटा या बड़ा करता हूं तो इसकी, देख रहे हैं आप, इसकी लेंथ बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है. सो दैट आई डोंट नीड. लेट मी क्लोज दिस. ओके, सो अगर मैं इनको छोटा करता हूँ तो इनकी, आप देख रहे हैं ये स्ट्रेच हो रहे हैं, ये छोटे हो रहे हैं, ये बड़े हो रहे हैं. अगर मैं इसको भी बंद कर दूँ और इसको मैं और छोटा करूँ, सो यू कैन सी दैट इट इज़ बिकमिंग बिग एंड इट इज़ बिकमिंग स्लो. मतलब ये बड़ा हो रहा है और फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये छोटा हो जा रहा है. अब हम चाहते हैं कि इसकी जो साइज़ है वो उतनी ही रहे, उससे बढ़े या घटे ना, यानी कि आप इसकी साइज़ को सिर्फ 10 VWVH ही रखना चाहते हैं. और यू कैन से, अगर मैं इसको पिक्सल कर देता हूँ तो आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा. 200 पिक्सल और इसको 200 पिक्सल, ठीक है. लेट मी गिव हाइट सम स्मॉल 100 पिक्सल. ओके, तो अभी आप अगर देख रहे हैं, अभी अगर मैं इसको छोटा या बड़ा करूं तो ये देख रहे हैं बढ़ रहा है, ये अपने आप बढ़ रहा है, और इसके बाद ये जैसे ही आप इसको छोटा करते जाएंगे ये अपने आप छोटा हो रहा है. तो अगर मैं बॉक्स 1 में फ्लेक्स श्रिंक को 0 कर दूं, अगर मैं फ्लेक्स श्रिंक को 0 कर दूं तो जो इसकी विथ है, यानी 100 पिक्सल 200 पिक्सल, ये हमेशा एक ही रहेगी, ये ना बड़ी होगी ना छोटी होगी, चाहे आप जितना कोशिश कर लें. तो अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये उतनी ही रहेगी, बट ये आपको देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, ये 3 बॉक्सेस हैं, ये बढ़ रहे हैं, बट दैट विल नॉट बिकम, इट विल बिकम दैट ओनली. यू विल मेक इट स्मॉलर. अदर्स हैव बिकम, अदर्स गॉट श्रिंक्ड, अदर्स जो हैं वो श्रिंक हो गए, बट ये श्रिंक नहीं हुआ, इसकी विथ जो है वो फिक्स हो गई है. नाउ देयर इज अदर प्रॉपर्टी कॉल्ड फ्लेक्स ग्रो. सो देयर इज अदर प्रॉपर्टी कॉल्ड फ्लेक्स ग्रो 1. अब अगर आप फ्लेक्स ग्रो 1 करते हैं तो ये अभी तो नॉर्मल रहेगा, बट जब आप इसको बड़ा करेंगे तब ये 1 की, ये ग्रो करेगा, ये 1 वाला जो है ये ग्रो करेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 0 कर दूं और इस प्रॉपर्टी, इसको हम फ्लेक्स ग्रो 1 कर दूं, और मैं थर्ड बॉक्स को फ्लेक्स ग्रो 2 कर दूं, राइट.
नाउ लेट्स सी द डिफरेंस. अब जैसे ही मैं इसको बड़ा या छोटा करूँगा तो पहले बॉक्स जो मेरा बॉक्स 1 है उस फ्लेक्स श्रिंक कर देता हूँ, नहीं फ्लेक्स श्रिंक, हाँ. नाउ जो पहला बॉक्स है उसकी साइज़ उतनी ही रहेगी, जो बॉक्स 2 है वो ग्रो करेगा 1 की स्पीड से, और तीसरा जो है वो जितना वो ग्रो करेगा उसका दुगना ग्रो करेगा. यानी कि जो मेरा ये थर्ड बॉक्स है ये बॉक्स 1 का दुगना ग्रो करेगा, राइट. और ये बॉक्स 1 मेरा जो है वो ग्रो बिल्कुल नहीं करेगा बिकॉज फ्लेक्स श्रिंक इज 0. नाउ बॉक्स 2 विल ऑटोमेटिकली ग्रो एज पर द साइज, और जो थर्ड बॉक्स है वो उसका दुगना ग्रो करेगा. सो अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो आप देखेंगे कि देख रहे हैं जो थर्ड बॉक्स है उसकी साइज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वन. ओके, तो दैट्स हाउ इट हैपन्स. अगर मैं इसकी साइज़ को 3 कर देता हूँ तो अगर आप इसको अब बढ़ाएंगे तो जो थर्ड बॉक्स है वो 3 गुनी तेज़ी से बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट, ओके, सेकेंड, सॉरी. तो till now you understand how flex grow and flex shrink basically works. यानी flex grow flex shrink कैसे वर्क करता है तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा. and if you don't understand please comment it down below in the comment section. now where does you can use, now for example जब आप responsive websites create करते हैं तो भाई मोबाइल्स डिफरेंट होते हैं, सबकी स्क्रीन्स डिफरेंट होती है. तो इस थ्रू आप अगर flex grow 1 करेंगे तो जो आपका जो सेक्शन है वो रिस्पॉन्सिव होगा, वो उतना रिस्पॉन्सिव होगा, और जो भी आपकी मीडिया है यानी कि आपका मोबाइल है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग वो ग्रो करेगा, घटेगा, बढ़ेगा, उतना होगा. ओके, सो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या हो रहा है. नाउ देयर इज़ अनदर प्रॉपर्टी कॉल्ड फ्लेक्स बेसिस. नाउ फ्लेक्स बेसिस इज़ ऑल्सो यू कैन से इज़ यूज टू मेक थिंग्स कॉन्स्टेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लेक्स बेसिस को बॉक्स 2 में फ्लेक्स बेसिस को 100 पिक्सल कर देता हूँ तो 100 पिक्सल का मतलब है कि जब ये छोटा होगा और ये 100 पिक्सल के बाद जाएगा, 100 पिक्सल से आप मान लीजिए आपकी जो मीडिया की साइज़ है वो 95 पिक्सल हो गई, तो जो आपका जो बॉक्स 2 है वो 100 पिक्सल ही रहेगा, वो 95 पिक्सल पे नहीं जाएगा, वो 95 पिक्सल को कवर नहीं करेगा. तो अगर मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल किया तो ये अभी तो ग्रो करेगा. फॉर एग्जांपल इट इज़ ग्रोइंग, इट विल बिकम मोर देन शायद 100 पिक्सल बिकॉज इट विल बिकम मे बी 200 पिक्सल 300 पिक्सल. बट ये जब छोटा करेंगे तब ये इसकी साइज़ जो है वो 100 पिक्सल की एक मतलब एक कांस्टेंट हो जाएगी कि भाई 100 पिक्सल ही रहने वाली है, राइट. So I hope till now you understand what is flex shrink, flex basis, flex grow, and if you have any query please comment it down below in the comment section. Now these properties are common, right? Now if you want you can write these properties in one line. अब ये जितनी properties हैं आप इनको एक line के अंदर भी लिख सकते हैं. So how we can do it? There is something happened, yeah. How we can do it? So if you want to write, let me make it more clear. Now you can write these 3 properties in one line. So how you can write? There is property called flex, only flex, and here first is flex grow, second is flex shrink, and third is flex basis. Now अगर आप ऐसे डिफाइन करेंगे flex 1, flex shrink 0, flex basis 200 पिक्सल. नाउ पिक्सल्स आपको यूज़ नहीं करता है बिकॉज रिस्पॉन्सिव यूनिट्स आ चुकी हैं VW, VH, RAM, EM, सो दैट you should use, but for explaining things I am using it over here, right? और you can basically लोग 3 properties define नहीं करते हैं. there are when your projects get bigger then only they use, but usually आप flex 1 ही देखेंगे, flex 1, flex 2, flex 3. so flex grow ही करते हैं लोग, घटाते नहीं हैं basically because it makes things very responsive, right? So I hope till now you understand these things. Now there are other properties. Now there are some other properties which I am going to show you. So for that I am going to remove these 2 boxes and I will have only 2 boxes. So for that I am going to remove 3 and 4 box and I am going to have only 2 boxes. Okay. And second thing I am going to make it smaller, so the width will be around 100. Okay, so they have become smaller as well.
Now I'm going to discuss some other properties. So for right now, what I have explained you that when we use flex direction row, so they everything will be in row, right? Whatever we have explained over here. Now here flex direction is basically row, right? So everything will be in row. Now here one property is called justify content. Now if I write justify content flex start, so flex start will do nothing, it will be normal, it will be in left side. Now if I write here flex end, and as soon as I will save, it will go at the right side, यानी कि ये right side में चला जाएगा जब हम flex end करेंगे. तो if I make it smaller, bigger sorry, तो ये right में चला गया. बट अगर हम इसको flex start कर दें तो क्या होगा, ये लेफ्ट में आ जाएगा, राइट. नाउ इफ़ यू वांट टू मेक इट सेंटर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटर, एंड इट विल मेक इट इन द सेंटर. नाउ देर इज अनदर प्रॉपर्टी कॉल्ड अलाइन आइटम्स. नाउ अलाइन आइटम इज टू मेक थिंग्स vertical. So let me make it flex start first. Okay, now align items, what it does, now if you want to move them vertically, move these boxes vertically, so अगर आपको इन vertically इनको move कराना है, so for that what you need to do, you need to use align items, and here you write flex end, and as soon as you will write flex end, it will come at the down, and if you will write center, so it will go at the center. Now if you write flex justify content center and align item center, though what it will happen, what it will become, it will come in the center. Now कुछ websites आप देखते होंगे उनके बीच में एकदम कुछ चीज़ें होती हैं, so how that's how you can do it, and it is complete responsive, ये responsive भी है. Okay, so till now you understand what I did over here. Now when you change दिस टू कॉलम, अब अगर आप ये कॉलम कर देते हैं, तो जब कॉलम कर देंगे तो जस्टिफाई कंटेंट जो होगा वो वर्टिकली चीज़ों को देखेगा, और अलाइन आइटम जो होगा वो क्या देखेगा, हॉरिजेंटली. नाउ इफ़ आई गो एंड राइट हियर जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, अब अगर आप फ्लेक्स एंड करेंगे तो जस्टिफाई कंटेंट क्या होगा, वर्टिकली बिहेव करेगा, और अलाइन आइटम्स क्या होगा, वो हॉरिजेंटली बिहेव करेगा. सो इफ़ आई राइट हियर सेंटर, so what will happen, it has gone to the center. So I hope till now you understand what here happening. Now there is another property called align items, not align items, align self. Now if you want to move this align this box one only, because earlier क्या हो रहा था कि भाई दोनों box move कर रहे थे, बट अगर आप चाहते हैं सिर्फ box one move करे, so for that you can write align self, and you can write flex end. So what it will happen, it will go at the end of that. Okay, and if I remove it over here, justify content and each and everything, and if I go flex direction row, and let me save it. So right now it is like this, right? Now if I go and type here align self, now if I type here flex end, जैसे ही आप flex end करेंगे, what it will happen, it will go at the end of it, यानी कि align self what it will do, it will vertically come at the end of it, right? And if you will write center, so it will go at the middle. Now how you can remember this, ये आप कैसे remember कर सकते हैं? So always remember कि जब रो होगा तो जो जस्टिफाई कंटेंट है वो हॉरिजेंटली बिहेव करेगा. ओके, और जब हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगा तो हमारा जो जस्टिफाई होगा वो वर्टिकली बिहेव करेगा. ओके, और जितने अलाइन आइटम्स हैं, अगर रो हुआ तो वर्टिकली बिहेव करेगा, इवन अलाइन सेल्फ भी. नाउ अलाइन से आप समझ सकते हैं कि ये वर्टिकली बिहेव करेंगे, अलाइन सेल्फ भी, राइट. और अलाइन आइटम जब आपका क्या होगा, कॉलम होगा, तब ये हॉरिजेंटली बिहेव करेंगे. सो आई होप टिल नाउ you understand whatever I have done over here. I have explained
ऑलमोस्ट ऑल दी फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़ ओवर हियर, यानी कि मैंने सारी ऑलमोस्ट फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़ को कवर कर लिया है. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट इट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन. And thank you so much for watching this video, and in the next lecture I will be talking about either SAS or maybe I will talk about CSS grids. So thank you so much for watching this video. See you in the next lecture.